अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 31वें एपिसोड में। आज मैं पहले आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। आपने इस कहानी को अब तक बहुत धैर्य के साथ सुना। दरअसल यह कहानी मेरे निरंतर 6.5 वर्षों के सतत श्रम और शोध का परिणाम है, जो मैंने अपने पीएचडी की उपाधि के लिए शोध प्रबंध तैयार किया था और जिस पर मुझे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के मार्गदर्शन में मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित किया गया था। मैं आजीवन इतिहास का एक छात्र रहा और शोध के लिए जो मैंने विषय चुना, इस विषय को चुनने के पीछे का जो राज है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस विशेष परिवेश, अगस्त क्रांति 1942 से 1947 के बीच होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बिहार के संदर्भ में मेरे स्मृति शेष नित्य स्मरणीय पूज्य पिताजी बालेश्वर बाबू की प्रेरणा और उनके द्वारा निरंतर बचपन से ही अपने क्रांतिकारी जीवन की सभी घटनाओं का क्रमवार उल्लेख, जिसने मेरे बालक मन से लेकर युवा मन तक पर गहरी छाप छोड़ी। मैंने इतिहास के पन्नों में उन दुर्धर्ष क्रांतिकारियों को तलाशने की कोशिश की जो राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना के साथ भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति के क्रम में राष्ट्रीय दल आजाद दस्ता से जुड़कर निरंतर आजादी की प्राप्ति तक संघर्षरत रहे। जो कुछ भी अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सब मेरे पूज्य पिताजी के अलावे जीवित प्रायः 5 दर्जन क्रांतिकारियों, जिनमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके बारे में जरूर थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, कुछ के बारे में तो बहुत सुना होगा, जो आजाद दस्ता के राष्ट्रीय सरदार थे। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, आजाद दस्ता के प्रांतीय सरदार नरपतनगर के सूरज नारायण सिंह और बैकुंठ शुक्ल, नामी गिरामी क्रांतिकारी, जिनके डर से अंग्रेजों के तिरपन कांप जाते थे। ऐसे ही अनेक दुर्धर्ष क्रांतिकारियों से उनके जीवन काल में मिलकर मैंने उनकी अंतर्वीक्षाएं ली, निरंतर उनसे अनुरोध पूर्वक प्रश्न करता रहा और उनसे प्राप्त उत्तरों को मैंने अपने शोध प्रबंध का हिस्सा बनाया और वैसे लगभग 135 क्रांतिकारियों को मैंने इतिहास में स्थान दिलाने की एक छोटी सी कोशिश की, जो कांग्रेसी मानसिकता के इतिहासकारों के द्वारा जिनकी निरंतर उपेक्षा की गई थी और जिनको इतिहास में लाने की जरूरत कभी महसूस नहीं की गई थी। इस छोटे से अंश के बाद आइए मैं आपको
इस आजादी की कहानी के प्रवाह को जारी रखते हुए, पिछले खंड को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अब आगे की बातें बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में जिस 13 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख इस आंदोलन के लिए किया गया था वे निम्नांकित थे। पहला, संपूर्ण भारत में शांतिपूर्ण हड़तालें आयोजित की जाएं। गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध हड़ताल आयोजित किया जाए। दूसरा, सभी गांवों एवं शहरों में कांग्रेस का भारत छोड़ो संदेश पहुंचाने हेतु सभाओं का आयोजन किया जाए। सभा पर किसी भी प्रकार का प्रशासकीय प्रतिरोध आरोपित किए जाने की स्थिति में जनता द्वारा पूर्ण विरोध किया जाए। तीसरा, नमक हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके बनाने पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का जनता जमकर विरोध करे। चौथा, कांग्रेस का उद्देश्य पूरे देश में हिंसात्मक तथा असहयोगात्मक आंदोलन को सक्रियता पूर्वक चलाना होगा। पांचवा, विद्यार्थियों को इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। विद्यार्थी अध्ययन का परित्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे तथा नेताओं के बंदी बनाए जाने पर छात्र उनका स्थान लेंगे। छठा, सभी सरकारी कार्यकर्ता अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। वो जो इस्तीफा नहीं देना चाहते हों वो अपने पद पर रहकर भी सरकारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे। सातवां, सेना में कार्यरत प्रत्येक फौजी अपने को पहले कांग्रेसी समझेगा तथा उन सभी आदेशों का उल्लंघन करे जो उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाए। आठवां, राजाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए। नौवां, महिलाओं को भी अहिंसात्मक आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए। 10वां, प्रत्येक नर नारी करो या मरो, डू और डाई का नारा अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्रता या इसके संघर्ष में बलिदान देने की भावना बहुत प्रबल हो। 11वां, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी तथा ईसाई सभी इस आंदोलन में भाग लें। और 12वां, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भी प्रत्येक भारतीय आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु आगे आए। 13वां, यदि लाखों लोग चरखा चलाएं तो इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त बनाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। इस तरह से अगस्त क्रांति के प्रस्ताव का यदि हम अध्ययन और विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस द्वारा पारित यह प्रस्ताव भी एक आम प्रस्ताव जैसा ही था। उग्रवादी क्रांतिकारियों की दृष्टि में इन प्रस्तावों में कोई क्रांतिकारी विशेषता नहीं थी। केवल एक भयभीत, आतंकग्रस्त, पतनोन्मुख, मुर्मुस साम्राज्यवाद ही इस प्रस्ताव में क्रांति का बीजाणु देख सकता था। हाँ, अगस्त क्रांति के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां अवश्य देखने को मिली। बिहार की जनशक्ति तीव्र वेग धारण कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बहा ले जाने को उद्धत दृष्टिगोचर हुई। इस संबंध में ट्रोट्स्की का विचार उल्लेखनीय है। उसके मतानुसार क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जनता ऐतिहासिक घटनाओं में प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप करके चीजों को अपने हाथों में ले लेती है। सामान्य स्थिति में राष्ट्र चाहे राजतांत्रिक हो या लोकतांत्रिक उन पर उठकर खड़ा हो जाता है और उस दिशा में जो विशेषज्ञ होते हैं अर्थात राजा, मंत्री, नौकरशाही से संबद्ध लोग, संसदवादी, पत्रकार, वे ही इतिहास का निर्माण करते हैं। क्रांति का इतिहास सर्वोपरि इस बात का इतिहास है कि जनता अपने भाग्य निर्माण के कार्य में जबरदस्ती घुस जाए। अगस्त क्रांति 1942 के समय बिहार में यही घटना घटी। इस बार बिहार की जनता के पास अस्पष्ट अफवाहों के अतिरिक्त कोई कार्यक्रम नहीं था। इस क्रांति के दौरान प्रारंभ में ही बिहार के राज्य स्तरीय नेता तथा अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए थे, मगर क्रांतिकारियों के समक्ष इस बार साहस तथा धैर्य का तनिक भी अभाव नहीं था। वे पूरे जोश एवं उत्साह के साथ इस जनक्रांति में कूद पड़े। उन्होंने इतिहास निर्माण के सूत्र को कुछ समय तक अपने हाथों में ले लिया, विशिष्ट शासन तंत्र पर अपना आधिपत्य जमाया तथा उन्हें निःशक्त कर दिया। अधिक समय तक यह स्थिति नहीं रही, लेकिन इस बार ब्रिटिश शासकों और उनके समर्थकों को निश्चयतः भयभीत एवं आतंकित कर दिया जा सका। बिहार की जनता की यह क्रांति, जिसका सूत्रपात राजनीतिक नेताओं के वैयक्तिक वार्तालाप एवं परेशानी की चिंगारी से हुआ था, दबाई नहीं जा सकी। यद्यपि बिहार के नेताओं को भी अविलंब गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया तथा जनसाधारण ने अपना धैर्य नहीं खोया।
वे क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ते ही गए और क्रांति के दौरान व्यापक मात्रा में हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लिया। तत्कालीन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि यह आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। जब तक नेतृत्व गांधी के हाथ में था तब तक उसका स्वरूप अहिंसात्मक बना रहा। वस्तुतः गांधी के लिए अहिंसा एक मूल्य एवं आदर्श रहा था। वे अपने शत्रु के हृदय को परिवर्तित करने के लिए उसके सर पर क्रांति का पिस्तौल ताने हुए थे। उन्होंने इसका घोड़ा भी खींच रखा था, पर उनका यह इरादा कदापि नहीं था कि इस खींचे हुए घोड़े को किसी भी परिस्थिति में छोड़ा जाए। ऐसा कहा जा सकता है कि इस क्रांति के समय जाल बहुत बढ़िया तरीके से फैलाया गया था। इतनी चतुराई से इसका व्यवहार किया गया था कि सरकार उनकी चतुराई को समझ नहीं पाई। परिणाम यह निकला कि सरकार ने उसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसके हाथ में बारूद खाने से बनी पिस्तौल का घोड़ा था, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से त्रस्त और उब चुके लोग क्रांतिकारी हो गए और हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु सक्रिय हो गए। अब आइए चर्चा करते हैं 1942 की जन क्रांति की। अगस्त क्रांति के समय एवं उग्रवादी आतंकवादी क्रांति के समय की परिस्थितियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि सरकार आतंकित होकर महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं कर लेती तो कम से कम 1942 की जन क्रांति की नौबत ही नहीं आती। महात्मा गांधी की नजरबंदी के बाद ही उनको छोड़ देने से संभावना थी कि क्रांति को आरंभिक चरणों में ही रोक लिया जाता, लेकिन अंग्रेजों को इतना घमंड था कि अपने प्रशासन तंत्र की उत्कृष्टता पर उन्होंने गांधी जी को ही नहीं बल्कि केंद्र एवं प्रांत स्तर के तमाम महत्वपूर्ण नेता एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। नतीजा यह निकला कि लोग पहले से ही क्षुब्ध तो थे ही, उनका क्षोभ एवं रोष और भी बढ़ गया। वे हिंसात्मक न रहकर हिंसात्मक हो गए और आतंकपूर्ण वातावरण के निर्माण में सक्रिय हो गए। 1942 की क्रांति के दौरान जितनी भी घटनाएं घटित हुई वस्तुतः वे भी महात्मा गांधी के आदर्शों एवं मूल्यों के विपरीत थी। परिस्थितियां इस कदर विस्फोटक हो गईं कि महात्मा गांधी और सरकार के नहीं चाहने के बावजूद हिंसात्मक क्रांति हो गई। न केवल सरकार बल्कि महात्मा गांधी और बिहार के प्राय सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि उग्रवादी आतंकवादी क्रांति का विस्फोट हो। बावजूद इसके बिहार के अनेक भागों में, विशेषकर उत्तरी बिहार में बहुत ही तीव्र उग्रवादी क्रांति हुई, जिसमें बिहार के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगस्त क्रांति के आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी के आदर्शों की उपयोगिता को संदिग्ध बना दिया। ब्रिटिश सरकार भी क्रांति नहीं चाहती थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए ही अंग्रेज शासकों ने गांधी जी सहित अनेक राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। जनता सरकार की इन दमनात्मक गतिविधियों से बेहद क्षुब्ध हो उठी। परिणामतः इधर सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार किया और उधर क्रांति का बिगुल बज उठा। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि 1942 की क्रांति वस्तुतः हिंसात्मक थी। इसके विपरीत कुछ ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि 1942 की क्रांति अहिंसात्मक थी। गोविंद सहाय का विश्वास है कि 1942 का खुला विद्रोह पिछले सभी आंदोलनों से ध्येय, युद्ध नीति, संगठन, आकार, विस्तार इत्यादि की दृष्टि से भिन्न था। उनका यह भी विचार है कि इसे हिंसात्मक सत्याग्रह का एक अंतिम रूप ही समझना चाहिए, परंतु इस तथ्य को अन्य इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। उनका विचार है कि यह निश्चित है कि 1942 की क्रांति में बिहार निश्चित रूप से गांधीवादी दबाव की राजनीति से निकलकर शक्ति पर आधिपत्य से संबद्ध कार्य क्षेत्र में पदार्पण कर चुका था। 1942 का आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन का एक युगोपयोगी रूप मात्र था। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी आंदोलन निरंतर अपने स्वरूप में परिवर्तन ला रहा था। इस कारण इसका यह रूप बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने कैसे आंदोलन को संगठित किया था तथा यहाँ की जनता किस प्रकार जागृत हो गई थी, इसका स्पष्ट प्रमाण 1942 की अगस्त क्रांति एवं उग्रवादी आतंकवादी क्रांति की अवधि में मिलता है। इस प्रांत के हिंदुओं ने ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी काफी संख्या में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। बिहार के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ने करो या मरो के मूल मंत्र को अपनाकर जो उग्र रूप प्रदर्शित किया वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इस क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व कांग्रेस से नहीं आया था। यद्यपि कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रियाशील रहे थे,
फिर भी अगस्त क्रांति के समय तक जनता के समक्ष कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए एन सिन्हा ने 1944 में लिखा था कि यद्यपि कांग्रेस संगठन ने न तो आंदोलन को आरंभ किया था और न ही उसका नियंत्रण ही किया था, फिर भी बिहार की जनता ने इस क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं देश प्रेम का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। यही कारण है कि बिहार की जनता की बहादुरी की और भी अधिक सराहना करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने समुचित नेतृत्व एवं संगठन के अभाव में भी बहुत ही क्रांतिकारी काम किए एवं ब्रिटिश शासकों को आतंकित, भयभीत और बेहद डरावने माहौल में व्यापक रूप लाने के लिए व्यापक रूप से सफलता प्राप्त की। बिहार के कुछ नेताओं का विचार है कि यहाँ की जनता ने दिखला दिया कि समय पाकर यदि हिंसात्मक स्वतंत्र युद्ध चलाया जाए तो उसमें कितनी शक्ति होती है, लेकिन अगर क्रांतिकारियों की गतिविधियों का ध्यान रखा जाए तो स्पष्ट होता है कि बिहार के आंदोलन को क्रांति के दायरे से निकालकर अहिंसात्मक युद्ध के दायरे में घसीटने का प्रयास सफल नहीं हो सकता था। अहिंसात्मक संग्राम में बिहार किसी प्रांत से पीछे नहीं रहा था, परंतु 1942 एवं उसके उपरांत के क्रांतिकारी संघर्ष को अहिंसात्मक संघर्ष कथमपि नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि 1942 में बिहार में जो कार्य हुए थे वे अहिंसा के अंतर्गत हैं, तब तो फिर अहिंसा यानी दबाव की राजनीति एवं क्रांति में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। अतः बिहार में अगस्त क्रांति को हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी ही कहा जाना चाहिए। 9 अगस्त के पूर्व ही पटना में क्रांतिकारी छात्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आत्मोत्सर्ग करने को व्याकुल हो रहे थे। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अनुग्रह नारायण सिन्हा ने भी लिखा है कि 1942 की 31 जुलाई को बहुत जोर से वर्षा हो रही थी। इस वर्षा में भी अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित बिहार की छात्रों की एक महत्वपूर्ण सभा में सभा कक्ष छात्रों युवकों से खचाखच भरा था। इतना ही नहीं, युवकों का एक विशाल समूह बाहर पानी में खड़ा भीग रहा था। बावजूद इसके उनके चेहरों पर जोश की दिव्य प्रभा विद्यमान थी। यद्यपि वे नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या, वो नहीं जानते थे कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा। 9 अगस्त 1942 से ही बिहार के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी आरंभ हो गई थी। कुछ लोगों का विश्वास था कि अगस्त प्रस्ताव के पारित होने से नेताओं की गिरफ्तारी होगी। कुछ लोगों का यह भी विचार था कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी। अधिकांश क्रांतिकारियों को यह जानकारी ही नहीं थी कि कांग्रेस का स्वीकृत कार्यक्रम क्या था। प्रामाणिक तथ्यों की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जब बिहार के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा तो समूचे प्रांत में एक अजीब सी बेचैनी का वातावरण फैल गया। विशेषकर बिहार के छात्रों में क्षोभ एवं रोष की भावना बहुत व्यापक हो गई थी। वे कुछ न करने, कुछ करने तथा मर मिटने के लिए तैयार हो गए। इस तरह का वातावरण बिहार के सभी क्षेत्रों में पाया गया। उत्तरी बिहार में चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि स्थानों पर छात्रों द्वारा महत्वपूर्ण सभाएं आयोजित की गई। देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का संकल्प लिया गया। 10 अगस्त 1942 को छात्रों द्वारा बिहार के प्राय सभी भागों में हड़ताल का कार्यक्रम बनाया गया तथा उसे क्रियान्वित भी किया गया। छात्रों की हड़ताल से क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात होता है। हड़ताल आयोजित किए जाने के बाद भी अनेक छात्रों ने पिकेटिंग में भाग लिया। अनेक स्थानों पर पिकेटिंग करते हुए छात्रों, युवकों एवं कृषकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के समीप छात्रों के जुलूस पर घोड़े दौड़ाए गए, उन पर बेंत बरसाए गए, जिससे अनेक छात्र घायल हो गए। लेकिन लोगों में इतना अधिक उत्साह एवं जोश था कि वे पुलिस का अत्याचार सहते रहे एवं अपने काम पर आरूढ़ रहे। वहां पर एकत्रित लोगों में जोश बढ़ता ही चला जा रहा था। छात्रों युवकों द्वारा यह निश्चित किया गया कि सचिवालय भवन पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, जो पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। उनका यह निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण था। वास्तविकता भी यही है कि इसी कार्यक्रम के फलस्वरूप बाद में बिहार में इस क्रांति का रुख बहुत उग्र एवं आतंकपूर्ण हो गया। इसी कार्यक्रम ने कालांतर में बिहार के बारूद खाने में चिंगारी लगाने का काम किया। अनुग्रह नारायण सिन्हा यह स्वीकार करते हैं कि 11 अगस्त 1942 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। मुख्य रूप से युवकों, विद्यार्थियों का एक जुलूस सचिवालय के समीप पहुंचा और बिहार विधानसभा पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। यह बिहार में विद्रोह एवं क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात था। छात्रों युवकों के इस जोश, उमंग एवं देश प्रेम को दबाया नहीं जा सकता था। असेंबली चैम्बर के बाहर तैनात प्रशासकों, पुलिस पदाधिकारियों तथा गवर्नर भवन के पास तैनात पदाधिकारियों के बीच वार्तालाप हुआ। गोली चलाने की अनुमति प्रदान की गई। आधे दर्जन से अधिक युवक
छात्र जिनमें एक बालक भी था पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए। अनेक युवक एवं विद्यार्थी घायल हो गए जिनकी प्राथमिक चिकित्सा नहीं की गई। घायल एवं मृतकों को केवल उठाकर अस्पताल में भेज दिया गया। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।